नमस्कार मेरे प्यारे पेंशनर भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इस खास अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए दो ऐसी धमाकेदार और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं जिसने पूरे देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या फिर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके भविष्य का एक अहम दस्तावेज बनने वाला है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित उस बड़े बदलाव की जिसका दशकों से इंतजार किया जा रहा था। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर आई उस संभावित तारीख और फिटमेंट फैक्टर के उस गणित पर बात करेंगे जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले उन लाखों पेंशन धारकों के लिए आई राहत भरी खबर से शुरुआत करते हैं जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन क्यों उठी? न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए करने की मांग। हाल ही में यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और संसद के पटल पर इस मसले पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। यह पूरा मामला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत आज देश के करोड़ों मजदूरों, कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। आप सभी जानते हैं कि अब तक पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पर होती थी, लेकिन अब एक नया समीकरण और एक नई कैलकुलेशन तैयार की जा रही है जिससे पेंशन की रकम में जबरदस्त उछाल आ सकता है। क्या है नई कैलकुलेशन का गणित? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,570 किए जाने पर विचार हो रहा है। यह सुनने में भले ही एक साधारण सी बढ़ोतरी लगे, लेकिन इसके पीछे का गणित बहुत बड़ा है। इसी के साथ अधिकतम पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 15,000 तक किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। इससे भी बड़ी और जोरदार मांग ये उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को सीधे 9,000 कर दिया जाए। यह मांग इतनी प्रबल है कि इसे लेकर संसद में सवाल उठना लाजमी था। अब सवाल यह है कि आखिर 9,000 कर दिया जाए, 1,000 रुपये का यह आंकड़ा कहां से आया? क्या यह कोई आकस्मिक मांग है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। संसद में उठा मुद्दा और सरकार का जवाब। लोकसभा में हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया। सांसद डॉ कृष्ण नामदेव ने यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय मजदूर संघ सहित देश के कई प्रमुख श्रमिक संगठनों ने सरकार से ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग की है? इस सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सदन को स्पष्ट रूप से बताया कि ट्रेड यूनियनों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से ऐसी कई याचिकाएं और मांगें प्राप्त हुई हैं जिनमें मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि में इजाफा करने की गुजारिश की गई है। हालांकि सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मंजूरी अभी फाइनल नहीं हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जब सरकार किसी मांग पर संसद में जवाब देती है तो यह माना जाता है कि वह मामला गंभीरता से विचाराधीन है। सरकार की मुश्किल फंड की स्थिरता बनाम बढ़ती मांगे। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी साफ कर दिया कि ईपीएस 95 योजना एक परिभाषित अंशदान डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और परिभाषित लाभ डिफाइंड बेनिफिट वाली योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8.33% अंशदान होता है, जो फिलहाल 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन पर आधारित है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 से ज्यादा भी है तो पेंशन की गणना के लिए अधिकतम 15,000 रुपये को ही आधार माना जाता है। इसके अलावा सरकार भी इस योजना में 1.16% का योगदान करती है। सरकार का तर्क है कि वह पहले से ही इस 1.16% के अतिरिक्त
बजटीय सहायता देकर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर रही है। यानी सरकार निधि में पैसा डालकर पेंशन की रकम को एक तय स्तर पर बनाए रखने में मदद कर रही है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इस पूरे मले में सबसे चौंकाने वाला और हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि फिलहाल 47 लाख यानी 47,427 पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें हर महीने 9,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। यह संख्या बहुत बड़ी है और यही वजह है कि पेंशन सुधार की मांग अब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बन चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिता दिया, अगर उसे बुढ़ापे में महज कुछ हजार रुपए की पेंशन मिले तो वह इस बढ़ती महंगाई के जमाने में कैसे गुजर बसर कर पाएगा। आखिर 9,000 रुपए की छलांग इतनी मुश्किल क्यों है? अब विचार करने वाली बात यह है कि जहां पेंशन की मौजूदा रकम 1,000 या 2,000 रुपए हो, वहां से सीधे 9,000 रुपए तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? इसका सीधा और साफ जवाब है पेंशन फंड की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। यह योजना एक निश्चित अंशदान प्रतिशत से चलती है, जिसे लंबे समय तक चलाने के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन यानी बीमांकीय मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि अगर अचानक पेंशन की रकम को 9 गुना कर दिया जाए तो पेंशन कोष पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ इतना बढ़ जाएगा कि पूरी योजना की स्थिरता ही दांव पर लग जाएगी। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटे से तालाब में पानी का एक निश्चित स्रोत है और उसी तालाब से हजारों लोग पानी भर रहे हैं। अगर अचानक सबको दोगुना पानी देने का फैसला कर लिया जाए तो तालाब कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। इसलिए सरकार का कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले भविष्य की देनदारियों और फंड की सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है। वेतन सीमा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई चिंता? यहीं पर वेतन सीमा, सैलरी कैप का मामला बेहद अहम हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह ईपीएफओ के तहत आने वाली 15,000 रुपए की वेतन सीमा की समीक्षा करे और संभवतः इसे बढ़ाए। यह ऐतिहासिक आदेश इसी साल यानी 2026 की शुरुआत में आया था। अदालत ने सरकार को 4 महीने के अंदर इस सीमा की समीक्षा करने को कहा था। यहां एक बात और समझने वाली है, यह 15,000 रुपए की सीमा 1 सितंबर 2014 से लागू है। इससे पहले यह सीमा महज 6,500 रुपए 6,500 थी, जो 1 जून 2001 से लागू थी। यानी पिछले 13-14 सालों में पेंशन योग्य वेतन सीमा में एक बार भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और लोगों की जीवन यापन की लागत आसमान छू रही है। देखते हैं पिछले 13। अब सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त निर्देश ने पेंशन धारकों में एक नई उम्मीद का संचार कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो पेंशन की रकम अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि पेंशन की गणना सीधे तौर पर पेंशन योग्य वेतन से जुड़ी होती है। यथार्थवादी गणना, अगर वेतन सीमा बढ़ी तो कितनी मिलेगी पेंशन? तो आइए एक यथार्थवादी गणना करके देखते हैं। मान लीजिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए 25,000 कर देती है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 70, इसमें न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल और अधिकतम सेवा अवधि 35 साल मानी जाती है। एक पहला केस, सीएम सेवा अवधि। अगर कोई व्यक्ति 10 साल की सेवा के बाद पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन होगी 25,000 x 10, 70 = 2, 50 0 70 = लगभग 3,571 रुपए, यानी करीब 3,500 रुपए। दूसरा केस, अधिकतम सेवा अवधि। अगर कोई व्यक्ति 35 साल सेवा करने के बाद पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन होगी 25,000 x 35, 70 = 8, 75 0 70 = 12,500 रुपए, यानी 12,500 रुपए। अब अगर कोई और गणन करें तो अगर वेतन सीमा बढ़कर 25,000 रुपए होती है तो 10 साल की सेवा वाले को लगभग 3,500 रुपए पेंशन मिलेगी, ना कि 9,000 रुपए।
यह गणना साफ करती है कि 9,000 रुपए तक पहुंचने के लिए या तो वेतन सीमा को और ऊपर ले जाना होगा या फिर पेंशन फॉर्मूले में ही बुनियादी बदलाव करना होगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि अगर सीमा बढ़ती भी है तो न्यूनतम पेंशन करीब 3,500 रुपए हो सकती है। यह मौजूदा पेंशन से तो ज्यादा है, लेकिन ट्रेड यूनियनों की 9,000 रुपए की मांग से अब भी काफी कम है। सरकार बार बार यही कह रही है कि वह EPS 95 और EDLI कर्मचारी जमा राशि बीमा योजना जैसी योजनाओं के जरिए देश के मजदूरों और कर्मचारियों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन फंड की स्थिरता भी उतनी ही अहम है। सवाल लाखों पेंशन भोगियों की जिंदगी का है और अंतिम फैसला 3 बातों पर निर्भर करेगा। पेंशन फंड की बीमांकीय व्यवहार्यता, एक्चुरियल वायबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय निहितार्थ। फिलहाल देश के 47 लाख पेंशन धारकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार वेतन सीमा वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या प्रतिक्रिया देती है। 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत। अब बात करते हैं दूसरी उस धमाकेदार खबर की जिसने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं। खबर यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मार्च महीने में यह ऐतिहासिक बैठक हो सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना तक का जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही महंगाई भत्ते DA में भी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। आरक्षण की तारीकी समझेगा। जी हाँ, यह कोई अफवाह या अटकल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि सरकार इसे 1 मार्च 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो यह देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और तमाम पेंशन भोगियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। क्या होता है वेतन आयोग? पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर यह वेतन आयोग होता क्या है। वेतन आयोग एक ऐसी समिति होती है जिसे सरकार हर 10 साल में लगभग गठित करती है। इसका मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा करना होता है। यह समिति देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, महंगाई की दर, जीवन यापन की बढ़ती लागत और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले संभावित बोझ को ध्यान में रखते हुए एक नई और उन्नत वेतन संरचना की सिफारिश करती है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को जबरदस्त राहत दी थी और अब 8वां वेतन आयोग उससे भी बड़ी और ऐतिहासिक राहत लाने वाला है। कितना होगा इजाफा? फिटमेंट फैक्टर का गणित, मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों की माने तो 8वें वेतन आयोग में अगर यह फैसला हो गया तो यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी वेतन वृद्धि में से एक होगी। अब सबकी निगाहें मार्च महीने पर टिकी हैं जब इस बारे में अंतिम फैसला हो सकता है। निष्कर्ष, 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी उम्मीदें। तो दोस्तों, आज हमने आपको 2 बड़ी और ऐतिहासिक खबरों से